हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित है। बच्चों, विज्ञान का है, बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। बच्चों, इसमें आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको सीधा 99% हम श्योर है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको जब भी कहूँगा तो यही बात कहूँगा कि जब भी वीडियो देखें तो पूरा अंत समय तक देखें। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और बच्चों, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा से अच्छा जाए और तैयारी बहुत ज़ोर ज़ोर से कराई जा रही है अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण ये एक दर्पण है जो कि बच्चों बाइक वगैरह या किसी भी वाहन में आपको साइड की तरफ लगा रहेगा। यही सवाल है कि क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आंसर है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होने के कारण सामान्यतः छवियों को छोटा करके दिखाता है बच्चों, जिसमें वाहनों के पीछे का दृश्य क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। मतलब समझें, जो पीछे का जो बड़ा जो सीन है बच्चों, जो बड़ा बैकग्राउंड वो छोटा करके एक मिरर में सिमट जाता है और छोटे से मिरर में अधिक दृश्य क्षेत्र को समेट लिया जाता है और वो अच्छे से हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है ताकि आपको उत्तल दर्पण में क्या हो, वो सीधा दिखाई दे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप बच्चों समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या बोलता है बच्चों, अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताएं। अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताना है बच्चों। पहला है चेहरे को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने से चेहरा का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करके डॉक्टर आँख, नाक, दांत, गले इत्यादि की निरीक्षण यानी जांच करते हैं। और तीसरा है प्यारे बच्चों, टेबल लैंपों के शेडो में अवतल दर्पण लगाने में थोड़ा स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। ये था अवतल दर्पण के 3 उपयोग। उम्मीद है बच्चों आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो आप कॉपी कलम लेके इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे आप बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, फ्यूज विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसके उपयोगिता को लिखो। देखिए बच्चों, विद्युत फ्यूज जो है एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट सर्किट को बचाता है। मतलब आग लगने वगैरह से, तितकी वगैरह जो मारता है उसे वो बचाता है। ठीक है। जब हाई वोल्टेज आ जाता है तो वो फ्यूज टूट जाता है, इससे घर के उपकरण बच जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, फ्यूज तार टीन मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है, तो टीन मिश्र धातु का बना होता है, जिसमें उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है। श्रृंखला संयोजन में सर्किट में उपकरण से पहले एक स्विच का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये था तीसरा प्रश्न, आप इसे नोट्स कर लें। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न देखिएगा बच्चों, उत्तम ईंधन के कौन कौन से लक्षण हैं। उत्तम मतलब बच्चों होता है अच्छे, अच्छे ईंधन के लक्षण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, उत्तम ईंधन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। फर्स्ट है, ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। तीसरा, दहन के पश्चात धुआं और अन्य हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता हो। चौथा, दहन के पश्चात कोई ठोस अवशेष ना छोड़े। ये उत्तम ईंधन के लक्षण हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें या फिर इसे नोट्स कर लें। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखें। एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आंसर हाइड्रोकार्बन निम्न होते हैं। फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, मीथेन CH4, इथेन C2H6 इत्यादि। दूसरा देखो बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, एथिलीन, एल्काइल एसिटिलीन। तीसरा देखो प्यारे बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी C6H6। ये थे विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम और उदाहरण के सहित लिखा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार ले या फिर कॉपी में नोट्स कर ले बच्चों। ठीक है। 7 प्रश्न देखिए, क्या होता है जब धातुएं जल में अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है। आंसर सुनिएगा बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड बनाता है। बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाता है और ये जल में घुलकर धातु और हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ये है इसका आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न जो देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं RBC, फुल फॉर्म RBC का क्या होता है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स की संरचना और कार्य लिखिए। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों,
लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में 40 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित है। इनकी औसत जीवन अवधि 120 दिन है। यह छोटी केंद्रक रहित डिस्क की तरह होती है। इनके किनारे उठे हुए पर बीच में दोनों ओर से पिचकी होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन होता है। इसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतकों तक और CO2 को ऊतकों से फेफड़े तक पहुंचाती है। तो ये था आरबीसी की संरचना और कार्य। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा बच्चों। अगर आप इसको नोट्स कर सकते हो तो कर लो, याद कर सकते हो तो कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रिवीजन में काम आएगा। और हमारी इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर करे रहें। चलिए आज का 9 प्रश्न देखते हैं। 9 प्रश्न क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? डीएनए का बच्चों फुल फॉर्म होता है डिऑक्सराइब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर सुनिएगा बच्चों, क्योंकि जनन की प्रक्रिया वैसी ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है जैसे जन्म देने वाले हो। ठीक है, समझे? मतलब अगर जन्म देने वाला जैसा प्राणी होगा उसका बालक भी वैसा ही होगा। ठीक है, आगे सुनिए, डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से रक्त युक्त संतान प्राप्त होता है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। चलिए 10 नंबर देखिएगा, लास्ट और आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? आंसर सुनिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती है। ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती हैं। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती हैं, ठीक है, मस्तिष्क तक इसकी सूचनाएं पहुंचाई जाती है, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती है जहां सोचने और विचारने की प्रक्रिया होती है। इसी की प्रतिवर्ती क्रिया में प्यारे बच्चों भूमिका है। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती, यह मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है। पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना हो, पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंच जाती है जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये सेशन पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ें और माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।